आज हम यूनिट थर्ड गेम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि गेम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कहीं पर भी जो है कंपटीशन हो रहा है रैशनैलिटी के साथ, तो इसे हम गेम कहते हैं। देखिए, कहीं पर भी कोई कंपटीशन है और या कि कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष की स्थिति है, सिचुएशन है, तो उसे जो है हम गेम कहेंगे। और जब कभी भी उसमें टू जो है वो अपोनेंट्स इंगेज्ड हों, तो ये पूरी बात हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, डेफिनेशंस को आप अपने थोड़ा सा शब्दों में लिख सकते हैं, बस ये है कि वो रेलेवेंट हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर अपोनेंट्स आर engaged अंडर अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड competition, then the condition is called game theory, और अदरवाइज द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नोन एज गेम थ्योरी। अच्छा, इसे डिसीजन मेकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि बात बहुत सीधी सी है कि अगर कहीं पर भी जो है दो अपोनेंट अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें से एक जीतेगा और एक हारेगा, तो ये क्या हो जाएगा? गेम, है ना। और यहाँ पर एक डिसीजन फाइनल होगा, तो इसे डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हम डिसीजन बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉम्पिटिटिव गेम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव गेम्स क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कहते हैं द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन विद टू और मोर competitors having conflict interest and where the action of one depends upon the action taken by other are known as competitive game। अब देखिए, लैंग्वेज बहुत ही इजी है, जैसा कि आप देखते भी होंगे। चेस हो रहा है या क्रिकेट मैच हो रहा है, तो अब चेस में क्या है कि टू पर्सन गेम होता है। ठीक है, कि एक विन करता है और दूसरा क्या करता है? लॉस करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों आपस में जो है चेस बोर्ड पर अपनी अपनी जो एक्शंस हैं उनको चलते हैं, स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। और वहाँ पर ये जो गेम होता है इसको कॉम्पिटिटिव गेम बोलते हैं, या जैसा भी है, फुटबॉल है या जैसा भी है। तो देखिए, जब कभी भी दो लोग अगर आपस में भिड़ेंगे तो वो होगा टू पर्सन गेम। और अगर कहीं पर ज़्यादा लोग जो है एक टीम में, मान लीजिए कि 11 प्लेयर जो है वो हैं, ठीक है, दूसरे में भी 11 है, सब्स्टिट्यूट में भी रहते हैं तो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मेन जो फील्ड पर दिखते हैं वो 11 ही दिखते हैं क्रिकेट मैच में। तो ये क्या है? ये सब कॉम्पिटिटिव गेम है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। तो करेक्टरिस्टिक में जैसा कि आपको पता ही है कि जो नंबर ऑफ प्लेयर हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटर बोलेंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटर बोलेंगे, है ना। और जो इंटरेस्ट है उनका, जो इंटरेस्ट है उनका कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो किसी न किसी वजह से जो है उनमें आपस में वो गेम खेला जा रहा होगा, चाहे वो जीत हार हो या कि मे भी हो सकता है कोई प्राइज रखा गया हो उस गेम में। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ पॉइंट हैं, ये करेक्टरिस्टिक है। एक बार इसको आप रीड कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि ईच प्लेयर हैज़ अवेलेबल टू हिम अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन रिफर टू एज स्ट्रेटजीज, कि वो स्ट्रेटजीज बना करके खेलते हैं। द आउटकम ऑफ द गेम इज अफेक्टेड बाय चॉइसेस मेड बाय द कॉम्पिटिटर, की कॉम्पिटिटर कैसी चॉइस बना के उसको खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रहता है उसमें। अच्छा, देखिए, एक बात बहुत सीधी सी कि अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, तो जो एक है अगर वो विन करता है तो दूसरा लॉस करता है। मे बी ये जो विन है ये किसी तरह का प्राइज हो सकता है या किसी तरह की कोई ट्रॉफी हो सकती है। तो यहाँ पर जीतना या हारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो एक चीज़ और कि जैसे कि ज़ीरो सम गेम में यही होता है कि एक हारेगा तो एक जीतेगा। ठीक है, मे बी वो हो सकता है टू प्लेयर गेम हो। टू प्लेयर में तो क्या होगा कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। ठीक है, या कि उसमें एन प्लेयर हो, जैसे क्रिकेट का मैच हो गया तो उसमें क्या होता है, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दूसरे में भी 11। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मे भी हो सकता है कि लास्ट में कोई ट्रॉफी जीत रहे हो या किसी तरह का चेक जीत रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया ज़ीरो सम गेम का एग्जाम्पल। देखिए, कभी भी अगर कोई ऐसा गेम है तो जहाँ पर लॉस और विन का टोटल, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर जो है वो 5 लाख का कंसोलेशन प्राइज है, तो अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, यानी कि एक के पास +5 लाख गया तो दूसरे के पास कितना आ गया? -5 लाख। ठीक। तो 5 में से 5 गया, कितना हो गया? 0। तो यही बात हम कहते हैं कि जो समेशन होता है, सिग्मा होता है, वो क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा वी आई 0 होता है। ये 0 कब होता है सिग्मा वी आई? जब ज़ीरो सम गेम हो। कई बार पूछा जाता है कि ज़ीरो सम गेम क्या है। ठीक है, तो ज़ीरो सम गेम आपको याद रखना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, आप एक बात समझिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि
जो है नॉन ज़ीरो सम गेम होता है। नॉन ज़ीरो सम गेम का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स का गेम होता है। कार्ड्स में कई बार क्या होता है कि फ्लश खेलते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे 4 प्लेयर हैं, तो 4 प्लेयर में मान लीजिए कि पहला प्लेयर जो है वो पैकअप कर लिया, ठीक है। उसने गेम जैसे ही अपने कार्ड्स देखे, उसने उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो हट गया उससे। तो अब जो खिलाड़ी हैं वहाँ पर वो 3 ही रह जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं में जो है हो सकता है कोई किसी तरह का जो है वो अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट आए या कुछ आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक प्लेयर जो बैठा था 4 में से, वो क्योंकि हट गया है, तो सिग्मा वीआई कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि उस प्लेयर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। तो ऐसे गेम जहाँ पर भी सभी खिलाड़ियों का, यानी कि अगर 4 हैं तो उसमें से एक कुछ हारे, दूसरा हारे, तीसरा हारे, चौथा जीते, ठीक है। या मान लीजिए कि 2 हारे 2 जीते, ठीक है। तो वो ज़ीरो सम गेम है। लेकिन अगर जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन ज़ीरो सम गेम हो जाएगा। तो इसमें कभी भी क्या होता है, सिग्मा वीआई ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटजी कितने तरह की होती है? स्ट्रेटजी होती है प्योर स्ट्रेटजी, ठीक है, और एक होती है मिक्स स्ट्रेटजी, ठीक है। देखिए, मिक्स स्ट्रेटजी में सीधा सा है कि जो प्योर स्ट्रेटजी होती है प्लस कुछ पर्सनल स्किल आ जाती है, ठीक है। जैसे आप आजकल देखते होंगे क्रिकेट मैच में कुछ शॉट्स होते हैं, जैसे कि स्कूप शॉट, ठीक है ना। और मैनी मोर शॉट हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे आपके प्लेयर रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ पर्सनल स्किल थी, ठीक है। जैसे कि मे भी हो सकता है कि वो कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो सिक्स बहुत ज़्यादा हिट करते थे, जिससे उनका कैच लेना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो ये सब क्या है, पर्सनल स्किल है। तो मिक्स स्ट्रेटजी में आपका प्योर स्ट्रेटजी तो आती है। प्योर स्ट्रेटजी वही है कि जो एक नॉर्मल हम लोग जो स्ट्रेटजी बना करके खेलते हैं, ठीक है, जो कुछ एक कॉमन तरीका होता है खेलने का, ठीक। तो जैसा कि लिखा भी, इट इज़ द डिसीजन रूल विच इज़ ऑलवेज यूज बाय द प्लेयर टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। लेकिन जब भी कभी हम मिक्स स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो है कुछ पर्सनल स्किल भी। अच्छा, कोई भी स्ट्रेटजी अगर हम यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं? जीतने वाला जो है अपने विन के चांस को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, ठीक है। और जो स्ट्रेटजी नहीं लगाएगा उसका लॉस क्या हो जाएगा? मतलब मान लीजिए कि एक तो या तो बहुत अच्छे से जीतेगा, या अगर हार भी रहा है तो कम अंतर से हारे, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजीज की बात करी जाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कई बार। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई भी प्लेयर है, तो वो अपने गेन को या तो ऑप्टिमाइज करना चाहता है, यानी कि मैक्सिमाइज करना चाहता है, और लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। यही क्या है, यही है ऑप्टिमाइजेशन, और इसी को बोलते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात भी किया था, 2% जीरो सम गेम क्या होता है, तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह से पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, जो भी जो हम तरीका लगा रहे हैं, स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं, अगर हम उसको किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख देते हैं उन स्ट्रेटजीज को, तो वही उसकी पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसा कि लिखा भी, द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ प्लेयर गेट्स एट द एंड ऑफ द गेम इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉसेस व्हेन प्लेयर सेलेक्ट देयर पर्टिकुलर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक्स हैं, और इसी पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग करने हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, एक होता है इसमें मिन मैक्स और मैक्स मिन प्रिंसिपल, इसी पर कुछ न्यूमेरिकल जो है हम लोग करेंगे। एक बार हल्का सा इस नोट्स को देख भी लीजिएगा, ठीक है। कि सैडल पॉइंट क्या होता है? सैडल पॉइंट होता है कि जब मिन मैक्स मैक्स मिन जो है गेम के वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जब बराबर हो जाए। और अगर जो गेम है, ठीक, अगर गेम की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो उसको 4 गेम बोलते हैं। गेम इज सेट टू बी अ 4 गेम, अगर जो गेम की वैल्यू है वो अगर ज़ीरो हो गई आपकी, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ आप ध्यान दीजिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने रखा है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है, ये डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। और इसका हमको क्या करना है, सडल पॉइंट निकालना है। तो देखिए, इसका सडल पॉइंट निकालना बड़ा आसान सा है, बहुत ही आसान है, ठीक। देखिए, आपने क्या किया है कि जो रो का मिनिमा है, यानी कि यहाँ पे 6 8 6 में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 6 है, तो 6 को आपने लिख लिया, ठीक है। उसी तरह से आपने क्या किया कि 4 12 7 में 4 को लिख लिया, ठीक।
तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर रूल्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ और भी चीज़ें कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, देन सेलेक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट, उसको डिब्बे में बना दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो लार्जेस्ट एलिमेंट को जो है वो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करिए कि मिनिमम एलिमेंट लीजिए रो का। ठीक, मिनिमम एलिमेंट लीजिए। ठीक, और फिर उसमें से एक लार्जेस्ट एलिमेंट को ले लीजिए। ठीक है, तो उसको एक डिब्बे में बना दीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब 6 और 4 जो मिनिमा आ गया, तो इसमें मैक्सिमम जो होगा उसको एक डिब्बे में बना देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 6 दो जगह पे दिख रहा है, तो हम दो जगह पर इसमें डिब्बा बना सकते हैं वैसे तो। ठीक है, एक यहाँ बना दें और एक यहाँ बना दें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कॉलम का मैक्सिमा, तो इस कॉलम में देखिए कॉलम ऐसा होता है। ठीक है, ये डाउन अप टू डाउन लाइन। ठीक है, और रो कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, तो ये 6 और 4, तो इसमें मैक्सिमम क्या है, 6 है, तो 6 को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसमें 8 और 12 में मैक्सिमम 12 है, और 6 और 7 में मैक्सिमम क्या है, 7 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका मिनिमम लेंगे, ठीक है, इन दोनों का हमने क्या किया था कि पहले तो हमने रो का मिनिमा लिखा और फिर इसका मैक्सिमा ले लिया। ठीक है, 6 और 4 का। तो जब इसका हमने मैक्सिमा लिया, आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब हमने इसका मैक्सिमा लिया तो मैक्सिमा लेने पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं मैक्स मिन। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने जो मैक्सिमम आया इसका मिनिमम लिया हमने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिन मैक्स। ठीक, मिन मैक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो मिनिमा आएगा वो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है कि आपसे यही बताना चाह रहा है कि आप क्या करिए कि जो इसमें ये है, यहाँ पे जैसे 6 आया था, ठीक है, और ये 6 आया था, और इसमें जो 6 आया था उसको गोला कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर, ये आपका गेम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान है, आपने देखा अगर कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप गोला नहीं भी करते हैं, अगर ध्यान नहीं है आपको, आप ऐसे भी कर देंगे तो ऐसी कोई आफत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 6 और 4 का जो है मैक्सिमम एलिमेंट 6 रख दिया गया है, और यहाँ पर 6 12 7 का मिनिमम एलिमेंट जो है 6 रख दिया गया है। तो मिन मैक्स बोल दिया इसको और मैक्स मिन बोल दिया। ठीक है, दोनों ही 6 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये जो वैल्यू है वो आपको दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है हमारे पास, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार में इसको समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, तो इसको कैसे किया जाए। अब आप देख रहे हैं इसमें कि जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे मिनिमम रो की वैल्यू जो है 1 है। ठीक, उसी तरह से मिनिमम जो रो की वैल्यू है वो -3 है, और जो मिनिमम रो की वैल्यू है वो -6 है। ठीक है, अब देखिए आपने रो का मिनिमम लिख दिया। ठीक है, अब मिनिमम रो का मैक्सिमम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये जो 1 है इसको आपने क्या कर दिया, मान लीजिए कि इसको डिब्बे में डाल दिया आपने। ठीक है, यही काम आप सारे रो में कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मेन आपका यही है 1। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया कि ये जो कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम में आपने क्या कर दिया कि कॉलम में आपने कॉलम में मैक्सिमम लिखा। तो मैक्सिमम क्या है, 5 है। ठीक है, उस तरह से मैक्सिमम क्या है, 3 है। उसी तरह से मैक्सिमम क्या है, 1 है। उसी तरह से मैक्सिमम क्या है, 5 है। और फिर मैक्सिमम क्या है, 6 है। तो आपने सब लिख दिया। अब क्योंकि आपको इस मैक्सिमा का मिनिमा लेना है, ठीक है, तो मैक्सिमा का मिनिमा आप कैसे ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमा का मिनिमा आप ले सकते हैं ऐसे कि आपने इसमें मिनिमम एलिमेंट 1 दिख रहा है, तो 1 पे आपने क्या कर दिया है, गोला कर दिया। ठीक है, ऐसे केवल 1 पे करेंगे आप, थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको।
ठीक है, तो आपने 1 पे एक गोला कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा गोला ही होगा, सर्किल किया जाएगा। ठीक है, तो यही आपका गेम का वैल्यू आ गया। ठीक है, मैक्स मिन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, वी का लो, वी के नीचे एक लाइन खींच के, और मिन मैक्स को वी के ऊपर एक लाइन खींच के। ठीक है, मिन मैक्स इधर किया गया है और मैक्स मिन इधर किया गया है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि बड़ा आसान सा है, कुछ इसमें खास नहीं है, और जो गेम की वैल्यू है वो भी बना रही है। तो यहाँ पर ये बात हमारे समझ में आ गई कि ये क्या है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, देखिए इसका जो अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इसका आंसर भी बताया जा सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको क्लियर कट होगा। ये कह रहा है कि पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है और सॉल्यूशन निकालना ए और बी का, और ये इसकी स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, तो ए के लिए जो स्ट्रेटजी है वो सेकंड में जा कर के इस तरह से है, जबकि बी के लिए जो है सेकंड का थर्ड जो है वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, और बी के लिए थर्ड का सेकंड ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है। ठीक है, थर्ड का मतलब जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर जो रो की बात करिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना, यहाँ पर हमने थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज लिख भी दिया है कि द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज सेकंड, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज थर्ड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के सामने सेकंड पे ये आ रहा है और बी के सामने थर्ड पे आ रहा है। तो ए की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो सेकंड है, और बी की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो थर्ड है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज अगर कर देंगे तो आपको ये क्वेश्चन वाला भी बात जो है वो थोड़ा सा स्कैन में नहीं दिख रहा उतना अच्छे से, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, फिर से वही हम लोग जो है बात कर रहे हैं रो मिनिमा करने का, तो रो मिनिमा जो है इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, इसकी रो मिनिमा की वैल्यू जैसा कि हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 2 दिख रहा है। ठीक है, फिर 7 दिख रहा है, और फिर इसका मिनिमम वैल्यू 4 दिख रहा है। उसी तरह से आपने क्या किया कि आपने किया ये कि कॉलम में वही बात किया। ठीक है, तो कॉलम में जाने पर आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या दिख रही है, 10 दिख रही है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 दिख रही है, और जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 दिख रही है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जो मिनिमम वैल्यू है उसका मैक्सिमम देखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको इन तीनों में मैक्सिमम देखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है आपका, 7 है। ठीक, और यहाँ पे जो मिन मैक्स है, ठीक, यानी कि मैक्सिमम जो देख रहे थे उसका मिनिमम, यानी कि 10, 7, 8 में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ये कॉलम वाले के लिए हमने जो बात कर रखी थी वही है। ठीक, तो यानी कि अब ये बात हमारे समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर दो अननोन थे, हमने इनको ऑब्जर्व ही नहीं किया था, पी और क्यू को। तो ये चीज़ हमारे समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमने क्या उठाया था, मिनिमम उठाया था। यानी क्यू का वैल्यू जो है या तो 7 हो या 7 से बड़ा हो सकता है। तो 7 या 7 से बड़ा हो सकता है, ये बात ठीक है ना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे अननोन दिया हुआ है। अभी जो प्रीवियस में दो क्वेश्चन किए थे उसमें नोन वैल्यू थी, और उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि जो पी का वैल्यू है, ठीक है, वो हमने क्या किया है इसमें इसमें ये जो कॉलम है आपका 47P, ठीक है, तो इसमें हमने 7 उठाया था, तो 7 से छोटी वैल्यू अगर होगी पी की तब तो चल जाएगा, अदरवाइज जो है जैसे मान लीजिए 8 ले लिया तो यहाँ पे फिर हम 7 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमको 8 लिखना पड़ जाएगा, तो ये फिर जो है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए या तो ये 7 हो या कि 7 से छोटा हो, तभी यहाँ पे हम पी को 7 लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अननोन है, और अननोन को थोड़ा सा ध्यान दे के लिखा जाता है। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि अननोन को एक तरह से अगर हम कहें तो
उनको जो है वहाँ पर ये मान के चलते कि वहाँ पे वो पी और क्यू है ही नहीं। ठीक है, पी और क्यू को थोड़ी देर के लिए छुपा लीजिए आप और सॉल्व कर दीजिए, तो आपको जल्दी से ये समझ में आ जाएगा कि पी और क्यू क्या हो कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इस तरह से जो गेम का वैल्यू है इस प्रॉब्लम के, वो भी 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्स मिनिमा और मिनीमैक्स जो है दोनों ही 7 आ रहा है इसका। ठीक, तो इस तरह से एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि गेम्स का सैडल पॉइंट नहीं होता। अभी तक आप देख रहे थे सैडल पॉइंट हो रहा था। सैडल पॉइंट कैसे हो रहा था कि मिन मैक्स और मैक्स मिन जो था वो गेम की वैल्यू के बराबर आता था। ठीक, लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पूछा जाता है पेपर में आपके। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था गेम्स इन विच देयर इज नो प्योर स्ट्रेटजी, कि जहाँ पर भी कभी लैंग्वेज में पूछ लेगा कि गेम विदाउट सेटल पॉइंट क्या होता है, कि जहाँ पे कोई भी प्योर स्ट्रेटजी ना हो सोल्यूशन की। ठीक है ना, गेम के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, गेम विदाउट सेटल पॉइंट होता है। तो कुछ इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स बना दिया है जिसमें एलिमेंट लिखे हैं A11 A12 A21 A22। अब देखिए इसमें जो है स्ट्रेटजीज के लिए प्लेयर ए की स्ट्रेटजी P1 P2 मानते हैं और प्लेयर बी की स्ट्रेटजी जो है Q1 Q2। देखिए बात बहुत सीधी सी, अगर प्लेयर ए जीतेगा तो वो क्या करेगा कि अपने गेन को मैक्सिमम करेगा और लॉस को मिनिमम करेगा। अगर प्लेयर प्लेयर बी जीतेगा तो वो क्या करेगा कि वो अपने गेन को मैक्सिमम करेगा और लॉस को मिनिमम करेगा। तो यहाँ पे P1 P2 जो हैं वो स्ट्रेटजीज हैं, उन्हीं का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और गेम का जो वैल्यू है वो ये होता है। ठीक, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, बट न्यूमेरिकल में इसका कहीं से भी यूज नहीं है। ठीक है, आप फॉर्मूले से करेंगे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनाने में थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टार मैंने बना दिया है इस पर। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज इसका जो है वो ध्यान देने वाला है, तो मैंने डायरेक्ट पे ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया है। ठीक, अब देखिए जो मिक्स स्ट्रेटजी होगी P1 को मैंने इस तरह से लिखा है, और जो बी की स्ट्रेटजी है उसको मैंने इस तरह से लिखा है। क्यों? क्योंकि जो ए होगा, ए के लिए हम लोग P1 P2 लिखते हैं, तो हेड आने के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो P1 होगी, और टेल आने के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो P2 होगी। ठीक है ना, प्लेयर ए के द्वारा। उसी तरह से बी बी बाय द बी जो स्ट्रेटजीज हैं Q1 Q2 हैं, तो हेड के लिए Q1 है और टेल आने की के लिए Q2 है। ठीक, अब देखिए ये हमें पता ही है कि P1 + P2 Q1 + Q2 1 होता है, ये अननोन चीज़ है। ठीक है, अगर कहीं पर तीन चीज़ें आ जाएं P1 + P2 + P3, तो वो भी 1 होगा। ठीक, अब ये कुछ रेशियो के फॉर्मूले हैं, जब आप उनको डिवाइड करेंगे P1 P2 को Q1 Q2 को, तो इस तरह से आएगा। गेम का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि प्रॉब्लम है क्या, हमारा प्रॉब्लम जो है उसको ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम फिर से एक बार जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया गया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या है। जैसे कि मैंने एक काम किया कि इसको लिख दिया, प्रॉब्लम को लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम आपका। जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या दी हुई है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि वो कुछ इस तरह से दी है, यहाँ पे दी हुई है आपकी, ये दिया है आपका 8। ठीक है, और ये दी है आपकी -3। ठीक, बात समझ गए? यहाँ दिया है -3 और यहाँ दिया है 1। ठीक, अब देखिए मैटर क्या है कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि पे ऑफ मैट्रिक्स जो दी है। ठीक, जैसे कि अगर हम एक काम कर दें कि अगर हम P1 निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर देखिए मैंने फिर से इस प्रॉब्लम को लिख दिया है। थोड़ा सा जो है इसको मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे दिख सके बढ़िया से। ठीक, तो इसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल सा। जैसे ये -3 और 8 है, तो -3 -8 क्या होगा, -11। लेकिन आप क्या करेंगे कि इसको जो है विदाउट साइन लिख लेंगे 11। अपोजिट लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, 11 लिख लिया।
फिर 1 में से 3 गया, ठीक है, तो 4 आएगा प्लस का, यहाँ इसको लिख दीजिए। तो जो P1 की जो वैल्यू है, ठीक है, P1 की वैल्यू यही हो जाएगी कि 4/11, सॉरी, P1 की जो वैल्यू होगी, आप क्या करिएगा कि 4/11 प्लस 4 कर दीजिए, दोनों को टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो 4/11 प्लस 4, ये P1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। 4/11 प्लस 4, ठीक। तो ये हो गया 4/15, ठीक है, 4/15, ठीक। ये हो गया आपका 4/15। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर आपको P2 भी निकालना पड़े, तो P2 जो है P1 प्लस P2 क्योंकि 1 होता है, ठीक है। तो आप अगर 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 4 जाएगा तो 11/15। तो बहुत सीधा सा है, आप अगर ऊपर 4 को रख रहे हैं तो P2 निकालते समय या तो डायरेक्ट नीचे वाले टर्म को रख लीजिए, 11 को रख लीजिए, और या कि 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब एक बात और देखिएगा कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 + 11 15 हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी 15 है, ठीक है, तो वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या किया कि P1 और P2 का रेशियो लिया, तो देखिए ये भी क्योंकि 15 हो रहा है, ठीक है, ये पूरा 15 हो जाएगा, तो इस वजह से जब आप इसको डिवाइड देंगे तो 15 15 कट जाएगा, ठीक है। तो P1 और P2 का रेशियो आपका आ जाएगा 4/11। यहाँ पर यही रेशियो डायरेक्ट निकाला गया है, ठीक। उसी तरह से Q1 Q2 निकालना है, बहुत आसान है, देखिए -3 और -8, तो क्या होगा 11, 11 आप इधर लिख दीजिए, ठीक। और 1 - 3 तो 4 होगा, 4 आप इधर लिख दीजिए। तो Q1 जब आप लेंगे तो पहला वाला टर्म लेंगे तो 4/11 आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा, क्योंकि 11 और 4 क्या होता है 15, तो 4/15 आ जाएगा। उसी तरह से जो Q2 होगा वो 11/15 आएगा, तो रेशियो सेम आ जाएगा Q1/Q2 और P1/P2। अच्छा, गेम का अगर वैल्यू निकालना है तो एक बात आप समझ लीजिए, देखिए गेम का वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, मैं आपको वही एक बहुत इजी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये टेक्निक जो है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और -3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप एक बात जान रहे हैं कि 8 4 कितना हो गया 32, ठीक है। 8 4 कितना हो गया 32, ठीक। और माइनस का 3 × 11 हो गया, ठीक। -3 × 11 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि 32, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको दिख रही है कि ये कितनी हो जाएगी 32 - 33। तो आप इसमें कोई भी निगेटिव साइन नहीं लेंगे, ठीक है, निगेटिव साइन नहीं लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन लेंगे आप, ठीक है ना, 32 - 33, तो ये क्या आ जाएगी -1। तो आंसर देखिए आप -1 आ रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, क्योंकि आप कहीं पर भी फॉर्मूले देखेंगे तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि अगर फॉर्मूले आप देख रहे हैं तो फॉर्मूले लिखे कैसे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा गया है ये v का, ठीक है, इसी तरह से सारे फॉर्मूले होते हैं, P1 P2 Q1 Q2 सारे फॉर्मूले इसी बेस पे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सब में सेम चल रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो गेम का वैल्यू का और P1 P2 का या Q1 Q2 का सबका सेम चलता है, तो इसीलिए आपने जो है वहाँ पर लिख दिया है 4/-1/15, जो कि हमारा आंसर आया है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, इसका एक और भी तरीका है कि आप रो बाय कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर दिया -3 × 4, तो माइनस का 12 हो गया, और 1 × 11 कर दिया, ठीक है। दूसरा भी तरीका समझ लीजिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये जो है एक बार फिर से देखिए, ठीक है, ये हो गया -3, और आपने क्या किया इस वाले से कर दिया, तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, तो -3 × 4 -12, ठीक, और +11, तो वो भी क्या आ जाएगा -1, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ -12 और +11, तो जो गेम की वैल्यू है उसका न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर देखिए सेम ही रहता है, 15 ही रहेगा, ठीक, वो भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो आप कैसे भी करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ये वाला एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, और चाहे इसके दोनों के ऊपर के एलिमेंट ले लीजिए और बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको तैयार कर लीजिए, पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से सब P1 P2 सब लगा हुआ है इसमें। ठीक है, अच्छा मिक्स स्ट्रेटजी जब लिखनी है तो हमने, क्योंकि ये फॉर्मूले में लिखा था, तो बस यहाँ पर जो है P1 P2 की वैल्यू लगा दीजिए, Q1 Q2 की वैल्यू लगा दीजिए, तो ये आपकी मिक्स स्ट्रेटजी के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये, अगर वैसे तो क्या है कि 10 मार्क्स में यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका जो है आपको ग्राफ बनाने को भी आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक एक प्रॉब्लम को मान कर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फिर से इसको जो है देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखिए 2x2 का पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, 2 रो हैं और 4 कॉलम है, तो इसका सडल पॉइंट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 दिए हों, ठीक, और इधर जो है 4 दे दिए जाएँ, 3 दे दिए जाएँ। इसका मतलब बस आप सीधा सा समझिएगा कि यहाँ पे यहाँ पे जो रो हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज वो कॉलम से कम है। ठीक, अगर रो ज़्यादा हो, यानी कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ठीक, रो ज़्यादा हो, कॉलम कम हो, 2 ही कॉलम हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर पे ही थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे राइटर होंगे उन्होंने दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग मैक्स मिन निकालते हैं, यानी कि नीचे वाला जो ग्राफ आएगा वो निकालते हैं, ये मेन लाइन होती है हमारे आंसर और के आउटपुट के लिए। ठीक है, ये जो निकल के आ रही है। ठीक, और अगर इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर प्रॉब्लम में कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि रो ज़्यादा है, कॉलम कम है, ठीक है, तो जो आउटपुट हमारा निकलेगा वो आउटपुट में हम लोग ये वाली जो है पाथ को देखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैक्स मिन और उसको बोलते हैं मिन मैक्स। ठीक, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है, ये एरिया जो होता है मिन मैक्स होता है। तो इसका करना क्या है, कैसे करना है, बहुत आसान सा, इसमें देखिए एक P1 ले लीजिए, दूसरा 1 - P1 ले लीजिए। ठीक, जैसे एलिमेंट 2 है तो 2 को रख दीजिए, ठीक, 1 है तो 1 को रख दीजिए। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए, ठीक, P1, यहाँ पे 0 रख दीजिए। ठीक है, 0 × 1 - P1, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 एक्सपेक्टेड पे ऑफ बनेंगे, तो 4 आपके स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे। ठीक है, देखिए देखने से लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हमने इक्वेशंस को लिख लिया है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है। देखने से लग रहा होगा कि पेज काफ़ी ज़्यादा भरा है, देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ काम किया गया है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो पे ऑफ मैट्रिक्स दी है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट है, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, एक दो एलिमेंट लिख रहा हूँ। जैसे पहला 2 दिया हुआ है और फिर उसके बाद दिया हुआ है 1, तो देखिए यहाँ पर जो जो बॉटम वाले एलिमेंट हैं, जैसे बॉटम में नीचे की तरफ जो लिखे होंगे वो लिखे होंगे ऐसे 1 0 3 और फिर से 2। ठीक है, तो ये 1 0 3 2 जो दिया हुआ है आपका, ठीक, इसमें करना क्या है कि इधर की तरफ 1 पे मार्क कर लीजिए, 1 पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो 1 को मिला दीजिए 2 से, यानी कि ये जो मैपिंग, इसको आप कह सकते हैं कि आप मिला रहे हैं। ठीक, तो एक एक्सिस है, वर्टिकल वर्टिकल कॉलम कह सकते हैं कि उस पर कुछ हमने पॉइंट जो है ड्रॉ कर लिए हैं और इस पर कुछ पॉइंट ड्रॉ किए हैं, तो 1 को आप 2 से मिला देंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है उसमें। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ की जो इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन, वो यही इक्वेशंस होती हैं, जो 1 और 2 को मिला रही है वही इक्वेशन होती है, कुछ खास नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए ये एक आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अब इसको कर दिया आपने 1 कर दिया। ठीक, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक, उसी तरह से यहाँ जो है आपने कर दिया 0। ठीक है, ये 0 कर दिया,
और ये जो है आपका इसके बाद -2। ये कुछ हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो बस उसी को जो है बना करके इसे ज़ीरो पे ज़ीरो बनाया, तो ज़ीरो से आपने किसको मिला दिया, 1 को मिला दिया, ठीक। अब आप करेंगे क्या कि जैसे जो पॉइंट जिससे मिल रहा है उसको एक लाइन से जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे करके जोड़ते चले जाइए, ठीक। वैसे ये भी जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये भी जोड़ दिए, तो आपका ये जो डायग्राम बना रखा था मैंने उसी को रिपीट कर दिया, कुछ खास नहीं किया, ठीक है। जब ये रिपीट हो गया तो अब क्योंकि इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम में कि रो कम है और कॉलम ज़्यादा है, तो रो कम और कॉलम जब ज़्यादा होते हैं तो हम लोग ये वाला जो है लाइन देखते हैं, यही हमारा मेन जो है रिजल्ट होता है, मैक्स मिन, यानी कि मिनिमम का मैक्सिमा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट मिनिमम था, ये पॉइंट मिनिमम था, तो इनको जो मिला रहा था यहाँ पे हमको एक मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा था, मैक्स मिन जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब ऊपर वाली लाइन आती है तो ये मैक्सिमम होता है पॉइंट, ये पॉइंट मैक्सिमम पे होता है, तो इनका मिनिमम मिलता है, तो मैक्स मिन बोल देते हैं उसको, ठीक है फिलहाल। तो ये जो पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये तो ग्राफ पे अगर कायदे से ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा भी। अच्छा, इसमें करना क्या है देखिए बेसिकली, कि ये पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं लाइन के, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आप पहले पकड़ेंगे, ये 1 है, अगर इस स्ट्रेट लाइन को पूरा मिलाते तो 1 जो है वो 0 से मिल रहा है, तो आपने 1 0 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से जो -2 है वो कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, ठीक है ना। -2 2, फिर से समझिए इस बात को, जैसे 1 है तो 1 0, तो 1 0 लिख दिया आपने, ठीक। -2 तो 2, तो यही जो है ये जो है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी आ गई, ठीक है, कि जब रो कम होंगे और कॉलम ज़्यादा होगा। तो जैसा जैसा उसमें लिखा था क्वेश्चन में, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग फिर से लगाइए भाई, सारा खेल दिमाग का ही है, ठीक। और कुछ खास नहीं है ये सब। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये लिखा गया है। देखिए यहाँ पर A1 A2 लिखा होगा, ठीक है, यहाँ A1 लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक। और इधर जो है A2 लिखा होगा, तो A1 A2 तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है, ठीक है। कुछ एलिमेंट जो हैं बी वाले जो है वो डिलीट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे B1 होगा, ठीक है। तो B1 वाली जो चीज़ है ये डिलीट हो जाएगी, इसको आगे नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे B2 होगा, यहाँ B3 होगा, यहाँ B4 होगा, तो B3 वाला भी चीज़ डिलीट हो जाए, क्यों, क्योंकि जो आपने जो मैक्स मिन की वैल्यू निकाली है उसमें यही एलिमेंट आ रहा है 1 0 -2 2, तो वो कहाँ से आ रहा है, B2 वाले से और B4 वाले से, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत ही आसान होता है। एक क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 23 जो है वो टीपी में दिया हुआ है, उसको कर लीजिएगा। तो जब ये आपका ये मैट्रिक्स निकल के आ गया तो आप प्रीवियस में ये काम बहुत कर चुके हैं कि आपने P1 निकाला है, P2 निकाला है, Q1 निकाला है, Q2 निकाला है। लेकिन अब देखिए P1 P2 तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे B2 है, तो अब जो Q1 कहते थे उसको Q2 से कहेंगे, और जो Q2 कहते थे उसको Q4 से कहेंगे, क्योंकि B2 और B4 के लिए लिख रहे हैं। गलती से आप Q1 Q2 लिख भी देंगे तो कोई ऐसी आफत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों की स्ट्रेटजीज बना करके लिख देंगे, और फाइनली ये जो है जब आप स्ट्रेटजी लिखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा आपका, हमको यही करना ही था, ठीक। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में करना क्या होता है, देखिए डोमिनेंस का मतलब होता है कि प्रभुत्व या प्रभाव, कि प्रभाव किसका है। जैसा कि आपको पता ही होगा घर में जो प्रभाव होता है ज़्यादातर मदर का ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सेप्शन तो कहीं भी हो सकता है, ठीक। अब इसमें करना क्या है कि जैसे कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि अगर दो रो हैं, ठीक है, R1 और R2, अगर R2 के सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं R1 से तो R1 को डिलीट कर देते हैं, R1 रो को डिलीट करते हैं। कॉलम में अगर कोई कॉलम की वैल्यू बड़ी है दूसरे कॉलम से तो जो बड़ा वाला कॉलम होगा उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे ये एक प्रॉब्लम लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसका हमको पे ऑफ मैट्रिक्स, देखिए पे ऑफ मैट्रिक्स जो भी होगी वो 2 × 2 की होगी यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिए हैं, 3 रो और 3 कॉलम दिए हैं, तो हमें कुछ डिलीट करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे केवल इतना ही दिया होता, ठीक है, तो केवल हम रो को ही डिलीट करते जाते, लेकिन इसमें क्योंकि 2 × 2 से ज़्यादा है, रो और कॉलम दोनों बढ़े हुए हैं, तो इसलिए हमको कुछ कॉलम से भी डिलीट करना पड़ेगा, कुछ रो से भी डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बात है कि आपका यहाँ पर जो बात दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कॉलम 1 है,
ठीक है, तो कॉलम 1 जो है कॉलम 3 से बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 जो है -2 से बड़ा है, 13। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या होता है कि सम देख लेते हैं। ठीक है, सम देख करके एवरेजिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 16 तो 10 से बड़ा है ही है। ठीक है, और जो यहाँ पे एवरेजिंग है, अच्छा दो एलिमेंट भी अगर बड़े हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की तीनों एलिमेंट बड़े दिख जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि 12 और 15 है, 27 है, तो 27 का अगर आप हाफ करोगे तो वही 13.5 आएगा। ठीक है, अभी वो भी बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए 5 इससे बड़ा है, 12 इससे बड़ा नहीं है, और 14। हाँ, तो कॉलम में एक जगह पर थोड़ा सा है दिक्कत, वैसे ऑलमोस्ट प्रॉब्लम में तो ऐसा होता है कि सब बड़े दिखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो C1 अगर ग्रेटर देन है C3 से, तो हम क्या करेंगे कि C1 को डिलीट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है C1 को डिलीट कर रखा है, इसको हटा दिया है। तो जब ये हमारा मिल गया, ठीक, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एवरेजिंग के भी रूल मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो R2 है, यानी कि जो 12 है वो 5 से बड़ा है, और 15 -2 से बड़ा है, तो R1 पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं, एक बात और भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो 14 है वो भी 5 से बड़ा है, और 10 भी -2 से बड़ा है, तो किसी एक को डिलीट कर दिया, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये डिलीट हो गया तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ये जो है 2x2 की जैसे ही आई, तो 2x2 के आने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया। तो पे ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका सैडल पॉइंट आ सकता है, क्योंकि रो और कॉलम दोनों इक्वल है। ठीक है, और 2x2 में है। तो अब इसका हम आसानी से P1 P2, देखिए एक चीज़ है कि ये था 3x3 का, तो इसलिए केवल P1 P2 नहीं लेंगे हम, P1 P2 P3 लेना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि P1 P2 P3 निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए जरा कि P1 का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो गया है। क्यों ज़ीरो हो गया है? क्योंकि यहाँ पे A1 नहीं है, और यहाँ पर देखिए B1 भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो इसको A1 A2 A3 लिख देंगे, इधर B1 B2 B3 लिख देंगे। ठीक है, तो A1 और जो आपका B1 है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखा भी गया है, ये छूट गया है। A1 A2 A3, मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप A1 A2 A3 लिख दीजिए। ठीक है, और उधर आपका B1 B2 B3 लिखा हुआ है। ठीक है, A1 A2 A3, तो A1 और B1 का एलिमेंट जो है, जो लास्ट आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स बनी है, उससे गायब हो गया है। ठीक है, तो जब वो गायब हो गया तो इसीलिए P1 का वैल्यू भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। उसी तरह से Q1 का वैल्यू भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये दो वैल्यू तो आपको पता है कि ज़ीरो है, ये P1 ज़ीरो हो गया और Q1 ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब आपको P2 निकालना, तो P2 का फॉर्मूला प्रीवियस में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। 15 में से 12 गया तो 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और 10 में से 14 गया तो माइनस का होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब जब P1 निकालने जा रहे हैं तो P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, इसको जोड़ देंगे 4 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक है, ये P1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से P2 क्या होगा, P2 देखिए, क्योंकि P1 P2 P3, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि P1 ऑलरेडी जीरो था, तो हम यहाँ पे P1 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, P2 लिखेंगे। ठीक है, और P3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा दिमाग जो है कंसंट्रेट करिएगा आप। ठीक, क्योंकि P1 ऑलरेडी जीरो हो चुका है, तो जो लिखा हमने फॉर्मूला वही रहेगा P1 वाला ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको लिखेंगे हम P2, और वैसे ही हम इसको यहाँ पर लिखेंगे P3। ठीक है, ठीक है, तो P1 P2 P3 का जो ऐड है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, P2 आपको पता है, तो P3 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि 1 -4/7, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है, 3/7। ठीक है, तो ये कैसे आया है, आसान है। ठीक, बताया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे ये P2 P3 किया है, वैसे Q2 Q3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं Q2 Q3 आपको निकालना है। ठीक, तो अब 12 - 4 या 14 - 12, तो वो हो गया 2, और 15 या 10 - 15, तो वो हो गया 5। ठीक है, तो जो Q2 होगा वो 5/7 हो जाएगा, और जो Q3 होगा वो
2/7 हो जाएगा, लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी स्ट्रेटजीज निकल आई, आपने इसको पुट कर दिया और उसकी जो है फाइनली ऑप्टिमम स्ट्रेटजी निकाल करके आपने आंसर लिख दिया। देखिए कितना आसान है, आप बिल्कुल मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, देखने से बहुत बड़े बड़े जो है इसके सॉल्यूशन हैं, लेकिन हैं बड़े आसान। ठीक है, ओके, थैंक यू।